हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का 7वां अध्याय मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो है पहले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। पहले क्या था, मानव जो है पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था, तो प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर था। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, उसने नए कौशल विकसित कर लिया। खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात, संचार, उनके बेहतर साधनों का विकास जो है इस प्रकार जो है आगे होता चला गया। इस प्रकार उसने क्या किया, अपने आवास में के वातावरण के को अनुकूल बनाया। आप जान रहे हैं कि हम जिस प्रकार से अभी रह रहे हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं, उस समय क्या था, प्रारंभ में जो लोग किस प्रकार से निर्भर रहते थे, प्रकृति पर निर्भर रहते थे। आज क्या है, तो हम जो है प्रकृति के अनुरूप रह रहे हैं, लेकिन प्रकृति के अनुरूप को हम खुद अपने अनुरूप बना रहे हैं। जहाँ मन है वहाँ हम रह रहे हैं। जैसे दूरसंचार के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो कितना क्रांति आया है। संचार के माध्यम से पहले लोग क्या करते थे, टेलीफ़ोन के इंतज़ार में घंटों-घंटे बीत जाते थे। आज क्या है, वो संचार का जो वो घंटे-घंटे बीता करते थे, वो आज नहीं बीतते हैं। ये सब जो है बदलता कर चला गया संचार। परिवहन में आप क्या है, तो परिवहन में पहले क्या चलता था, तो पहले बैलगाड़ी, पैदल लोग जाया करते थे। आज क्या है, तो अब मोटर का उपयोग कर रहे हैं, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं। बस्तियाँ जो देखते हैं, बड़े-बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं। ये सब जो है पहले नहीं थी, जो कि आज हो गए हैं। अब गए हैं बस्तियाँ। बस्तियाँ क्या हैं, तो ये स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ अपने लिए घर बना रहे हैं, वो क्या है, बस्तियाँ हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते। अभी आपको हम बताए थे पहले लोग कहाँ कैसे रहा करते थे और कहाँ रहा करते थे। तो प्रारंभिक जो मनुष्य होता था, गुफा में रहा करता था, वृक्षों पर रहा करता था। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया, तो उनके लिए एक जगह अस्थायी रूप जो है अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। जब उन्होंने क्या किया, क कृषि करना आरंभ किया, फसल उगाना शुरू किया, तो अस्थायी घर भी बनाना उसने शुरू कर दिया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा से जल उपलब्ध था एवं भूमि जो है उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्यिक एवं विनिर्माण के विकास के लिए ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई, और जो है व्यापारिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से और विनिर्माण का जो कार्य विकास होता गया, तो मानव का बस्ती भी बड़ा होता चला गया। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस टिग्रिस, नील एवं हान ही नदियों के किनारे में हुए विकसित के बारे में आप जान रहे हैं, याद करने के लिए कहता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि गंगा के किनारे बस्ती जो आप कानपुर, पटना, भागलपुर या उधर आप देख सकते हैं इलाहाबाद, ये सब क्या है, गंगा के किनारे बसे हैं। ब्रह्मपुत्र के नगर में उधर जाएँगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश, असम इत्यादि देखने को मिलता है। ऊपर में आपको दिखाई दिया क्या? तो ऊपर में आपको हुआंडिंग चाइना का जो नदी है वो दिखाई। सिंधु में देखेंगे तो इधर पाकिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, ये जो क्षेत्र है क्या है, सिंधु है। नील में देखेंगे तो आप अफ्रीका जाएँगे तो नील नदी है। ये सब जो है क्या है, यहाँ पर ये नदियों के किनारे जो है बस्तियाँ विकसित हुई, और यहाँ पर जो है सभ्यताओं को आप देख सकते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो है, इत्यादि सभ्यताएँ यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे क्या है, बस्तियाँ जो थी अस्थायी और अस्थायी हो सकती हैं। बस्ती जो है अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी हो सकता है। और यहाँ से उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं, उसे बसाव स्थान, जहाँ पर भवन और जहाँ पर आप भवन का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ विकसित हो रहा है बस्ती, उसको क्या बोलते हैं, बसाव स्थान बोलते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएँ क्या-क्या होंगे, जहाँ पर आदर्श बसाव होंगे, वहाँ पर अनुकूल जलवायु होना चाहिए। जल जल की उपलब्धता होगी, उपयुक्त भूमि होगा और उपजाऊ भूमि होगी, तो क्या होगा, वो आदर्श भूमि जो है वो आदर्श बसाव स्थल होगा। यहाँ पर 4 चीज़ें जो आप याद है, अनुकूल जलवायु होगा जहाँ हम रह सकते हैं, जल की उपलब्धता, पानी पीने के लिए उपयुक्त भूमि होगा जहाँ हम रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और वो भूमि जो होगा उपजाऊ, वहाँ पर मिट्टी होनी चाहिए।
आगे है, आगे हम इसको समझेंगे। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, जो जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्ती कहते हैं। जो समय कुछ समय के लिए बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, अस्थायी बस्ती कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के में निवास अक्सर जो है अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। और कहाँ-कहाँ, तो जहाँ पर गर्म जगह है, ठंडा रेगिस्तान, घना जंगल, ये सब जहाँ पर ये पर्वतों पर जो निवास करते हैं, ये सब क्या अस्थायी बस्ती हैं। वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? वे आखेटक होते हैं, संग्रह, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज अस्थायी बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, और आजकल जो देख रहे हैं ये क्या है, अस्थायी बस्ती है। यहाँ पर लोग रहने के लिए घर बनाते हैं और अस्थायी रूप से रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो एक शब्दावली है ऋतु प्रवास। जो ऋतु प्रवास के बारे में पढ़ेंगे तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो हम ऊपर पढ़े तो ऋतु प्रवास क्या है, तो ये आवागमन जहाँ पर लोग अपने मौसम के अनुकूल वहाँ पर जाते हैं और रहते हैं, वो क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। जो लोग पशु पालते हैं ऊपर की आप लद्दाख में देखेंगे, या जहाँ पर लोग ऊपरी जगहों पे जो पशु पालते हैं और चारागाह के लिए वो अपने स्थान तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, वो स्थान जो होता है क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास का जगह होता है, जिस ऋतु में जहाँ पर वो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, एक कहानी के रूप में आपको यहाँ पर बताया गया है। मेरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खाँसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुँची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की माँ जो है मेरी की माँ क्या है, कौन है? तो मेरी की माँ जो है मिसेस थॉमस है। मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाई और गहरी साँस भरी। ओह! हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गाँव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन-प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरी के पिता थॉमस ने कहा। ठीक? मेरी फिर पूछती है, मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वहाँ वे जो है वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मेरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो सारे लोग कहाँ रहेंगे? फिर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाले बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़-भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है, प्रसाद ने कहा। हमारे गाँव में बड़े सिनेमा-घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं साँस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे, तो उनको शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा था। ये कहानी के रूप में आपको भीड़-भाड़ की जगहों, बस्तियों के बारे में बताया गया। शहर में क्यों जाम लगते हैं, शहर में लोग क्यों आते हैं, इनके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। ये देखिए संगन बस्ती, और यहाँ पर देखेंगे प्राकीर्ण बस्ती। ये जो संगन बस्ती बहुत सारे जहाँ पर बिल्डिंग बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये प्राकीर्ण बस्ती है जहाँ पर 1-2 घर आपको दिखाई देने को मिलते हैं। ये नागालैंड में जाएँगे तो बहुत सारे घर आपको बहुत दूर-दूर में मिलते हैं। यहीं दिल्ली आप चले जाइए तो क्या है, तो बहुत सारे घर जो है आपको बहुत कम दूरी में मिल जाएँगे। यहाँ पर ऊपर के दिए गए संवाद में बस्तियों को 2 विभाजित चित्रण हमारे सामने करते हैं। पहला क्या है, एक ग्रामीण है, दूसरा क्या है, तो शहरी बस्ती है। गाँव ग्रामीण बस्ती होती है। गाँव जो होता है क्या होता है, ग्रामीण बस्ती होती है, जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। और ग्रामीण बस्ती जो होता है सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। ग्रामीण भी सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर जो होता है पास-पास बने होते हैं, और प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होता है, घर दूर-दूर तक व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इन प्रकार के बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अधि अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो प्रकार के घर हैं जो आपको हम बताएँ, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम इत्यादि जगहों पर जाएँगे तो यहाँ पर आपको ऐसे घर देखने को मिलेंगे। आगे है ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा जो है जल का जमाव जो है होता है, वहाँ ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म अथवा स्ट्रीट पर घर बनाए जाते हैं। आप देखेंगे एस्लेट पर जो ये घर बना हुआ है, असम में जाएँगे तो वहाँ पर बाँस जो ये जो देख रहे हैं, ये ऊँचे-ऊँचे 10 से 12 मीटर ऊपर करके घर जो बनाया जाता है, वो है। आगे है जो है गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाली घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। गर्म क्षेत्रों में क्या? तो मिट्टी के राजस्थान में जाएँगे तो ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे जो कि मिट्टी के बने होते हैं। उसमें फूस से ये बने होते हैं। स्थानीय जो सामग्री जैसे कि पत्थर, फंग, चिकनी मिट्टी, टिन आदि का उपयोग करके ये घर बनाया जाता है। यहाँ पर आगे देखेंगे नगरीय बस्ती में जो नगर छोटे एवं शहर उनके बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगर जो होती है छोटी एवं शहर क्या होता है बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गाँव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखने के लिए कहता है तो आप वो बगल में जो भी गाँव है, शहर है और नगर है उसके बारे में लिख सकते हैं। अब परिवहन क्या है? तो परिवहन के बारे में आपसे यहाँ पर बताया गया है। ये बर्फ़ का जो घर देख रहे हैं इसको इग्लू कहते हैं। आप बर्फ़ को जो कहते हैं आप बर्फ़ से बने आवास प कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्रों में देखेंगे तो बर्फ़ से बने हुए घर आपको मिल जाएँगे। और उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाते हैं? तो आप इसको जो है इस बारे में आप जान सकते हैं कि बर्फ़ के घर टुंड्रा प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है और यहाँ जो है ये कौन घर बनाते हैं? तो वहाँ की जनजाति जो है एस्किमो जनजाति है, वहाँ जो है ये घर बनाते हैं और इसको क्या बोला जाता है? तो ये इग्लू इसको बोला जाता है। ये कहाँ बनते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं बनाए जाते हैं और कौन इसको बनाता है? तो एस्किमो जनजाति जो है जनजातीय एस्किमो जो है वो इसको बनाता है और इसको क्या बोलते हैं? तो इग्लू बोलते हैं। ठीक? ये आप याद रखें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इग्लू किसे कहता है? इसको कौन बनाता है? ये कहाँ पाए जाते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। आगे है परिवहन। परिवहन जो है परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। क्या है? लोगों के परिवहन जो होता है परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अत्यधिक दूरी जो है दूरी अधिक होती थी तो अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। आपको सुबह हम पहले ही बताए थे जो अत्यधिक दूरी करने के लिए जो है अधिक समय लगता था। पहले लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि का उपयोग करते थे। आज इसका उपयोग नहीं होता है जो कि आप समय बचत होती है और ज़्यादा विकसित होने के कारण इन सब चीज़ों का जो है अब उपयोग जो है कम हो गया है। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन जो है आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। लेकिन आज भी बहुत कम जो है बहुत कुछ जहाँ पर ये साधन नहीं वहाँ पर इसका उपयोग होता है। यातायात में जैसे देखिए परिवहन जो है घोड़ा गाड़ी के रूप में किया गया है। आगे है हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज़ पर्वत के क्षेत्रों में लामा का उपयोग उसी तरह किया जाता है किसके? लामा दक्षिण के क्षेत्र एंडीज़ पर्वत के क्षेत्रों में। जैसे तिब्बत में याक का प्रयोग होता है, जैसे तिब्बत में भी याक का पहाड़ी क्षेत्रों में जानवर का आज भी उपयोग हो रहा है। लेकिन कम सम उपयोग जो है यहाँ के मैदानी क्षेत्रों में इसका बहुत ही कम उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों में व्यापारिक को भारत पहुँचने के लिए अनेक महीने लग जाते थे। वह समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा के परिवहन को द्रुत बना दिया और हवाई क्षेत्र क्या हो गया? परिवहन को आसान बना दिया। आज क्या है? आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन जो है आधुनिक साधन का समय एवं ऊर्जा में बचत करता है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं परिवहन के मुख्य 4 साधन सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ये याद रखेंगे ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। आप जानते हैं भारत के अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है और ये जो है नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। क्या करता है? स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किसको-किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को।
अब इस चारों मार्ग के बारे में पढ़ेंगे तो सड़क मार्ग क्या है? सड़क मार्ग जो होता है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जो होते हैं सड़क हैं। तो सड़क जो होते हैं सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है, मरुस्थलों, वनों, ऊँचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़क बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊँची सड़क मार्ग है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। कहाँ? तो मनाली और लेह का राजमार्ग। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग भी कहते हैं या शव भी कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। उसके ऊपर जो है सड़क मार्ग के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाता है। आगे है, ये देखेंगे तो इसमें क्या आप जानते हैं? जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ये जो रेलगाड़ी आपको देखने को मिलता है, जाइनिंग से लहासा के बीच जो चलने वाली रेलगाड़ी है, समुद्र तल तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये चलती है, जिसकी सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से कितना है? 5072 मीटर है। अब देखेंगे रेलगाड़ी के बारे में, रेल मार्ग के बारे में। तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों के व्यापक रूप से वाष्प इंजन का स्थान ले लिया, और डीजल जब आया तो विद्युत आया तो क्या हुआ? वाष्प इंजन का स्थान वो ले लिया। सुपर फास्ट रेलगाड़ियां से परिवहन की गति जो है और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली-भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। आपसे पूछा भी जाता है, एशिया में सबसे बड़ा किसका रेल मार्ग है? तो भारत का है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या आप जानते हैं? यहाँ पर देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपसे पूछता है तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो पश्चिमी रूस से क्या करता है? पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टक तक जाता है। कहाँ? तो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होता है और प्रशांत महासागर के तटीय स्थित जो क्षेत्र है व्लादिवोस्टक तक ये जाता है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ये जाता है। आगे है जलमार्ग। जलमार्ग किसको कहते हैं? तो जलमार्ग जो होता है, आप जानते हैं कि परिवहन के प्रारंभिक समय में लोग जलमार्ग से ही उपयोग किया करते थे, आया-जाया करते थे। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है, और ये भी पूछा गया है कि सबसे सस्ता साधन कौन है? तो जलमार्ग ही है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। और अंतर्देशीय मतलब जो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इन जगहों पे जो चला जाता है वो क्या है? अंतर्देशीय है। और समुद्री में आप प्रशांत, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी इत्यादि जगहों पे जो चल रहे हैं वो समुद्री जलमार्ग है। नाव, नदियाँ, झीलों उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये अंतर्देशीय जलमार्ग है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल का आदान-प्रदान, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाने के लिए, देश पहुँचाने के लिए होता है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़ा होता है। ये मार्ग जो है पत्तन से जुड़ा होता है, बंदरगाह से जुड़ा हुआ होता है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन कौन है? एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजेलिस, ये दक्षिणी अमेरिका में लियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ये सब जो है क्या है? पत्तन हैं। इस प्रकार जो है आगे है वायुमार्ग। वायुमार्ग किसको कहते हैं?
तो वायुमार्ग आप 20वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ था और सबसे तीव्र जो है ये परिवहन है। यह परिवहन है सबसे तीव्र मार्ग होता है। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में आप दूरी तय कर लेते हैं। जैसे कि ये हेलीकॉप्टर के रूप में आपको चित्रित में किया गया है। इसमें क्या है, ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महँगा साधन, और इसमें जो है ईंधन बहुत ज़्यादा लगता है और यह क्या है, महँगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफ़ान से को प्रभावित होता है। यहाँ यातायात का अकेला साधन है, यह जो है यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुँच सकता है। विशेष रूप से जहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों पर संकटाकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े, दवाएँ बाँटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। जैसे कि आप महत्वपूर्ण हवाई पत्तन देख सकते हैं, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा इत्यादि जगहों पर ये पत्तन हैं। यहाँ पर आप आगे है संचार। संचार के बारे में पढ़ेंगे तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया, तकनीकी विकास के साथ मानव संचार के नए एवं तीव्र साधनों की विकसित कर लिया। संचार तंत्र का विकास का वर्णन करता है क्या? तो संचार के क्षेत्रों में विकास के विश्व की सूचना में क्रांति आ गया और सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार करते हैं, इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। जिससे हम संचार कर रहे हैं वो क्या है, जनसंपर्क माध्यम। जो मतलब आदमी होता है, संपर्क आपसे संपर्क कर रहे हैं, ये माध्यम एक माध्यम बन गया। आगे सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई, तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पुनर्निर्माण, पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेहतर टेलीसंचार जो है अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे जो है हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज़ एवं सिनेमा या होटल के जो टिकट हैं आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व के में इस प्रकार के लोगों के बीच जो है लोगों एवं सेवाओं की संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क का जो है संभव जो है इस प्रकार हो सका है संभव जो है इनके कारण हो सका है। आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो चुके हैं। ये आपको चित्र के रूप में दिखाया गया है जो प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन है। प्रमुख हवाई पत्तन और समुद्र के रूप में आप समझ सकते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है वायुमार्ग और जलमार्ग के रूप में। वायुमार्ग क्या है, तो ये वायुमार्ग है और जलमार्ग क्या है, तो ये देख रहे हैं ये क्या है, जलमार्ग है। एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार से आप जाते हैं। जैसे देखिए आप दिल्ली से निकलेंगे तो डायरेक्ट मॉरिशस के लिए आपको मिल जाएगा। दिल्ली से आप चलेंगे तो यहाँ पर पर्थ आप जा सकते हैं। दिल्ली से ही आपको यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो इत्यादि यहाँ देखिए मास्को, यहाँ से आप मास्को से आप यहाँ आ सकते हैं कहाँ, अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि जगहों पर आप डायरेक्ट किससे, तो ये वायुमार्ग से। जलमार्ग से भी आप देख सकते हैं ये केप टाउन है, ये देखिए लेविटा है, इससे ये सब जो है ये क्या है, जलमार्ग हैं। इस प्रकार आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको अभी तुरंत हम बताए हैं जो किस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। जो परिवहन के प्रकार क्या-क्या हैं, चार परिवहन के जल अभी तो हम पढ़े हैं क्या-क्या है। परिवहन के 4 प्रकार आपसे पूछा है, तो परिवहन के 4 प्रकार अभी हम तुरंत पढ़े हैं। सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, ये सब क्या परिवहन के प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। बस्ती से आप क्या समझते हैं, तो बस्ती जहाँ पर हम लोग अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहते हैं, क्या है ये, वो स्थान जहाँ लोग अस्थायी रूप से बसने के लिए घरों का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, तो बस्ती कहलाता है। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं, तो ग्रामीण लोग क्या करते हैं, तो ग्रामीण लोग कृषि के लिए पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, दस्तकारी, ये सब जो है ग्रामीण लोगों का काम है।
रेल मार्ग के विभिन्न 2 गुण के बारे में आपको बताने के कहता है। तो ये क्या है? लंबी दूरी यात्रा के लिए आरामदायक है, उद्योग धंधे के लिए क्या है? विशेष सहायक क्या है? रेल मार्ग है। संचार से आप क्या समझते हैं? संचार अभी तो आप पढ़े हैं कि संचार क्या है? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया है। जनसंपर्क माध्यम क्या है? तो अभी तो हम आप पढ़े हैं क्या है जनसंपर्क? जो समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न या ये जो हमारे लिए ये संचार का उपयोग करता है, जो लोगों को इस के साथ आपको खबर देता है, ये क्या है? मानव के लिए जनसंपर्क माध्यम इसको कहते हैं। आगे है चिन्हित करने के लिए कहता है तो इनमें से कौन-सा जो है साधन नहीं है, संचार का साधन है, नहीं है। तो क्या है एक यहाँ पर आप मेज़ को देख सकते हैं, क्या है ये? संचार का माध्यम नहीं है। इनमें से कौन सड़क का भूमिगत निर्माण है। सड़क के भूमिगत निर्माण में आप पढ़े हैं कि कौन-सा है? तो सबवे क्या है? भूमिगत निर्माण है। किसी द्वीप तक पहुँचने के लिए निम्न में से कौन-सा यातायात का साधन उपयुक्त होता है? अभी हम पढ़े हैं जो द्वीप के लिए पहुँचने के लिए आप जहाज़ का उपयोग करते हैं। यातायात का कौन-सा साधन व्यापार को प्रदूषित नहीं करता है? तो यातायात का कौन-सा साधन व्यापार को प्रदूषित नहीं करेगा? तो यातायात का जो है साइकिल जो है व्यापार को प्रदूषित नहीं करता। बस में से भी और हवाई जहाज़ से भी प्रदूषण होता है। आपको आगे कहता है मिलान करने के लिए, मिलान में आप देखेंगे इंटरनेट क्या है? संचार का एक माध्यम है और नहर मार्ग क्या है? तो अंतर्देशीय जल मार्ग है। नहर जो है क्या है? अंतर्देशीय आपके अंदर का जो है ये है। नगरीय क्षेत्र क्या है? तो जहाँ क्षेत्र जो है क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा कार्य करते हैं। सघन बस्ती क्या है? तो सघन बस्ती आप आस-पास निर्मित घरों वाले क्षेत्र देख सकते हैं, वो क्या है? सघन बस्ती है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है और आगे इसका भी हम जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उसको हम समाप्त करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी हम मिलेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।